बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ईद के अय्याम जो हैं वो आपके बखैर व आफ़ियत गुजरे होंगे। आज का दिन जो था ईद का तीसरा दिन था और आज के दिन इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो थी वो जारी हुई और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने दीगर लोगों के हमरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एदाद व शुमार जो हैं वो वाज़े किए हैं। वो जो एदाद व शुमार वज़ा किए गए उसके अंदर जो अहदाफ रखे गए थे वो अहदाफ पाया तकमील तक किस हद तक पहुँचे, कौन कौन से सेक्टर्स जो थे जिनके अंदर गिरावट देखने में आई और जहाँ पर बेहतरी देखने में आई है, क्या वो मुआशी अहदाफ के अंदर चीज़ें शामिल थीं या नहीं थीं। अभी मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो 114,000 अरब रुपया जो है वो अब की आमदनी के बारे में बात की जा रही है कि वो आमदनी हो सकती है, लेकिन वो आमदनी के लिए जिन जिन सेक्टर्स के ऊपर नए टैक्सेस का नफाज होगा उसका आउटकम क्या निकल पाएगा। बहुत से लूप होल्स हैं, बहुत से माहिर मईशत ये राय रखते हैं जो मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत के जो गोल हैं वो किस हद तक पॉजिटिव हैं या किस हद तक नेगेटिव हैं या किस हद तक ये अदाद व शुमार का घोरक धंधा है और किस हद तक हकीकी मसाइल मुख्तलिफ हैं। इसके ऊपर बहस मुबाहिसे का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है। अब कल जब बजट पेश किया जाएगा जिसके खदोखाल पहले से ही वज़ा हो चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर पैसा लगाया जाना है, कौन कौन से सेक्टर्स में मज़ीद पैसा नहीं लगाया जाना, किन इदारों की निजकारी के हवाले से बातचीत चल रही है और किस तरफ को तवज्जो देने की ज़रूरत है और उस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। इन सारे उमूर पर बात करेंगे और इसके बाद इसके नताइज क्या रहेंगे, इसका आउटकम क्या होगा और इसके असरात किस किस पे पड़ेंगे, इस पर बात होगी। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझ बजट पर तमाम इत्तेहादी जो हैं हुकूमत के वो एक पेज पे हैं, क्योंकि इसके फौरी बाद जो पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी वो तो कुछ और इशारे दिखा रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बात तो यासर बड़ा माना सवाल है आपसे, क्या इत्तेहादियों की मशावरत से बजट बना है? वो तो मंजूर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे तो दिखाई नहीं कर रहा हूँ। क्या इत्तेहादियों की मशावरत से, इत्तेहादियों की तजावीज़ से पाकिस्तान की मारूफ तरीन इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर दीगर इंडस्ट्री जो है, उनमें से कुछ लोगों की सिफारिशात शामिल की गई हैं? नहीं। नहीं। सियासी जमातों की सिफारिशात शामिल की गई हैं? मालूम नहीं। तो फिर लैन की बैठे हो? पता है तुहानू सारे में तो जान के जानते हो मैं उर्दू बोलता बोलता पंजाबी चाहिए। भाई बात यह है कि आपको भी पता, मुझे भी पता है। नहीं सर, मुझे नहीं पता ना, मुझे पता होता मैं सर आपसे क्यों पूछूं? जितना आपको पता है ना किसी को नहीं पता, लेकिन हम आदत से मजबूर न चले। बात यह है कि जब आप अपने इत्तेहादियों से पूछेंगे नहीं, अब इस बजट पर MKM कहाँ स्टैंड लेगी, इस बजट पर पीपल्स पार्टी कैसे स्टैंड लेगी, इस बजट पर तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान जो बिजली के इतने यूनिट फ्री का ऐलान करते थे, किया तो वैसे मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने भी थी, वो काम स्टैंड लेंगे। इस बजट में जहां पे आप इतने इदारे खत्म करेंगे उस पर कौन सी सियासी जमात वजन उठाएगी? इस बजट में तनख्वाहदार तबके पर जो एटम बम गिरेगा, एटम बम गिरेगा ना, उस पर कौन स्टैंड लेगा? मजलूम है ना तनख्वाहदार, नहीं निकल सकता सड़क पे यार। पुलिस वाला सड़क पे निकलेगा, एक्साइज वाला सड़क पे निकलेगा और दीगर जो सरकारी मुलाजमिन सड़क पे निकलेंगे क्या? जो एहतजाज कर सकते हैं उसके एहतजाज को देखो, अगर एहतजाज बड़ा हो गया तो जनाब उसकी बात मान लो। देखें, बात यह है, ईद कुर्बान हो गई, बकरे भी ज़िबा हो गए। पहले दिन बड़ा महंगा बकरा था, आखिरी दिन मार्केट गिर गई। ये बजट में भी ऐसा ही है। मुझे एक बात बताएं, मुझे तो समझ नहीं आई, एनर्जी सेक्टर में आपने इतना पैसा कमा लिया, इजाफा किस तरह की है? क्या आपका कोई नया डैम बना? नहीं। नहीं। क्या आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया है कि जिसमें आप कहें, आप बकौल आपके कि आपने बिजली सस्ती की है, बकौल आपके, तो फिर तो प्रॉफिट नहीं बनती। और फिर उसके अलावा बकौल उनके इसकी पैदावार के अंदर इजाफा हुआ, फिर तो नहीं ना बनती प्रॉफिट, फिर तो नुकसान में जाते हैं ना। आप जब कहते हैं कि मैंने राना अजीम को बड़ा सस्ती बिजली दी, मैंने बिजली बड़ी सस्ती जो है वो यासर रशीद को दी, मैंने फ़लाँ को दी, फ़लाँ, तो फिर किस तरह बनता है? मुझे तो समझ नहीं आई कि यहाँ तो
बेहतरीन आदमी हैं हमारे वज़ीर ख़जाना, या इनके साथ हाथ कर दिया है कुछ लोगों ने, ऐसे दादो शुमार बना के दिए हैं कि जो उनके अपनी कई हुई चीज़ों के साथ बिल्कुल मिलता भी नहीं है। सामने रख के देख लेना, मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा। उसके बाद आप आ जाए, खुद आप इकरार कर रहे हैं कि आपकी जो ज़राअत है वो नुकसान में गई है। खुद इकरार कर रहे हैं, आप खुद इकरार कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों के हवाले से, फिर आप कह रहे हैं कि हम नौकरियां तो नहीं दे सकते। ये तो आपने हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया, सतह ही नाश कर देता ना, कि हुकूमत एक तरफ कहती है जी हम तो देंगे नौकरियां, हम बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं हम नौकरियां नहीं दे सकते 1 करोड़, लेकिन हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे उसका ऐलान तो कल पता चल जाएगा। और मैं और आप बड़े खुश थे, बल्कि आप तो मुझसे ज़्यादा खुश थे जब हुआ था 200 यूनिट से नीचे 300 यूनिट। आपके घर बिल उसी हिसाब से आता है? 200 यूनिट से नीचे वाला उसी हिसाब से आता है। किस हिसाब से? जो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, जो प्रोटेक्टेड है। कितना बिल आ रहा है आपका 200 यूनिट से नीचे? 4000 5000। अल्लाह करे इतना ही रहे जी, मंजूर नज़र अल्लाह की तरफ से मंजूर नज़र आए आप, तो इतना ही रहे, ये बड़ा मुनासिब है। जो प्रोटेक्टेड है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, नॉन प्रोटेक्टेड तो नहीं। नॉन प्रोटेक्टेड तो अगर वो 200 से भी नीचे है तो उसका आलमी बैंक जो है उसकी रिपोर्ट जो आपने पढ़ी है जी, पाकिस्तान में कितने लाख लोग, में भी पढ़ रहा था 10 करोड़ लोग गुर्बत का शिकार है। 10 करोड़ जी, 10 लाख नहीं, 10,000 नहीं, 10 करोड़। 45% तकरीबन आबादी। हाँ बिल्कुल, 45% वो हैं जो बिल्कुल गुर्बत का शिकार है। गुर्बत कौन सी भला? 2 वक्त की रोटी नहीं जिनको मिलती, जो बेचारे मांगे दांगे बिछा रहे हैं ना। अब यानी बुनियादी अशियाए ज़रूरिया जो है वो भी ज़रूरत के मुताबिक पूरी नहीं मिलती। अब इसमें 40% ये लगा लें, 30% आप वो लगा लें बेचारे जिनका बामुश्किल गुजारा होता है, जिनको 21 तारीख के बाद आपसे उधार मांगना पड़ता है। यानी ब्रेक इवन की सिचुएशन से भी नीचे। तो आप इन हालात में आप किस तरह समझते हैं कि हमने बहुत कर लिया? हम कितना दे रहे हैं IMF को टैक्स सूद पे? सुना है ना आपने कि नहीं सुना? हम IMF को सूद की मद में उससे ज्यादा पैसे दे रहे हैं, और उस IMF के पैसों से क्या हमने पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी की है? वो जो सूद देंगे, वो सूद क्या किसी वज़रा की, यहां पे तो वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी आपने स्पीकर साहब की। सर वो मगजमारी ज़्यादा करते हैं यार। 600% इजाफा यासर साहब, 600% इजाफा कर दिया, और आप कहते हैं अब कमाल का बजट है। बजट तो कल आएगा, फिर उस पर बड़ी डिटेल सारी चीज़ें करेंगे। अल्लाह करे कि मेरी ज़मीन पे ना, मेरे मुल्क में इस बजट पे अवाम की कुर्बानी ना हो। बकरों की, गाय की, ऊँट की, इन सही कुर्बानी हो गई है। अल्लाह करे कोई ऐसा सिस्टम बन जाए। मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा ऐलान कर देना यार कि अरकान असम्बली आए अवाम की खिदमत के लिए, ठीक है ना। लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके ये अरकान असम्बली बनते हैं। हाँ, तो इसलिए खरबों वापस जाएंगे तो नहीं, इनकी तनख्वाहें बंद करें, इनका TADA बंद करें, तमाम वज़रा की तनख्वाहें और TADA बंद करें। देख लें उनमें से कौन से ऐसे MP MNA हैं जो वाकई गुर्बत का शिकार हैं, जिनका वाकई हक बनता है कि जनाब उनको किया जाए। वैसे तो अल्लाह करे हों कोई 2-4, तो उनको बिल्कुल आप करें। तो बाकी जो जिनके नीचे एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, जिनके कोठी बंगले हैं, और खाली कराएं इनसे सरकारी, वो जो आपने इनके रहायशगाहें दी हुई हैं, वहाँ पे जो इतने मुलाजम दिए हुए हैं, और भाई यहाँ से शुरू करें ना। जब आप यहाँ से शुरू करेंगे तो यासर आहिस्ता 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 आपको नज़र आएगा कि अवाम में भी ये एहसास होगा कि हमने भी कुर्बानी देनी है। अच्छा राना साहब, एक और चीज़ आज सुनने को मिली कि मुख्तलिफ़ वजारतें जो हैं उनकी राइट साइजिंग होगी। अब डाउन साइजिंग होती है अमले को निकालना, अप साइजिंग होती है अमले को बढ़ाना, राइट साइजिंग होती है जितना उसका हजम है उसके मुताबिक सर्कल को चलाना। अब ये तो मालूम नहीं पड़ रहा कि अभी अमले को बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा। वाह, गोश्त ज़्यादा खालता तुसी भी।
इतने ना मैं वंडिया शंडिया कोई नहीं तुसी और मेरे भाई, आपने तो एक एक वजारत में तीन तीन वजारतें दी हुई हैं। वजारत दाखिला में कितने वजीर हैं? तीन। बाकी ज़रा वजारतों में देखें आप, आपने तो इस तरह बांटा है कि जिस तरह हक होता है बांटने का ना, हक था तो फिर बांट दिया ना। जिसने जिसको चाहा आपने बांट दिया, तो किस पे करेंगे आप मुझे बता दें। क्या उन वज़रा की छुट्टी करवाएंगे? क्या हर वजारत में एक वजीर रखेंगे? मशीर कोई नहीं होगा? जब वजीर है तो उस मशीर की क्या जरूरत है, मुझे ये भी बता दें। जब वजीर है, जब वजीर कानून है, तो नीचे 4 मशीर कानून क्यों? वजीर के नीचे वजीर ममलिकत भी लगाए हुए हैं यहाँ पे। मैं सर मशीर उन्हें कह देता हूँ ना, वजीर ममलिकत लगाए हुए हैं ना। क्यों? अगर तो आपने इस पाकिस्तान को खुशहाल करना है तो फिर ख़त्म करें। अगर आपने लोगों को खुशहाल करना है, अपनी सियासत को चमकाना है, अपनी सियासत को कायम रखना है, तो फिर जनाब बिल्कुल फिर आप इससे भी ज़्यादा, बल्कि जरे रह गए उन्होंने भी दे दियो और पाबंदी लगाएं। कोई भी मारा नहीं है, सब तगड़े हैं। जो भी आपका विजिट हो ना गैर मुल्की, जहाँ वहाँ पे पाकिस्तानी सफारत खानों के पास रहायशें होती हैं, रहे इस पाकिस्तानी सफारत खानों की रहायशों में क्यों नहीं रह सकते? एसी वहाँ पे भी लगा होगा, अगर कहीं हीटर की ज़रूरत होगी वहाँ भी लगी होगी। जब हम अपने अखराजात करते हैं जनाब लंबे चौड़े, जब हम अच्छे होटलों में रहते हैं, जब हमारे साथ एक पूरी फौज आती है, और सिर्फ तकरीर किसकी सुनाई जाती है? हमें बिलावल साहब की। तो जब पता है बिलावल साहब ने ही सारा डील करना है, बिलावल साहब ही सारा कुछ कर रहे हैं, तो आपको इतना बड़ा डेलीगेशन भेजने की जरूरत क्या है? पैसे किसके लग रहे हैं? राना साहब, इस पर मजीद बात होती है, एक ब्रेक लेनी नाज़रीन। ब्रेक के बाद नदीम अफजल चंद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में जहाँ पे मईशत का एक उनसर जो है वो नुमायाँ हो रहा है, लेकिन माजी करीब में अगर देखा जाए तो बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रहे हुकूमत के साथ, लेकिन एक बयानिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से है कि मुल्की मईशत को और मुल्की सालमियत को बचाने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए हमने वफाक के अंदर इत्तेहाद किया या इनको वोट किया और इनकी हुकूमत बनी। तो अब मौजूदा जो सूरत हाल है उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको क्या लगता है कि मईशत बेहतर समत में गामजन है? मईशत के जो एदाद शुमार हैं और जो मुस्तकबिल का मंजरनामा वज़ा किया जा रहा है वो सब कुछ ठीक है और इसका आउटकम ठीक निकल आएगा? क्योंकि यही एक बुनियादी नुक्ता है जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा यह जाता था कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अब जब बजट है और उससे पहले इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई है, तो इसको लेके इसके टाइज किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में मिला पा रही है और इसका नतीजा उनकी नज़र में क्या होगा, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब ने। चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नदीम अफजल चंद साहब, आप लोगों ने हुकूमत का साथ दिया, एक तरफ आपने कहा कि उनका साथ देने का नतीजा ये निकला कि लोगों ने आपको भी वोट नहीं दिए, उनको भी वोट नहीं दिए। अब बजट है, बजट की जो तजावीज़ मंजर आम पे आ रही हैं, जो खदोखाल उसके वज़ा हो रहे हैं और उससे पहले जो पिछले साल के अहदाफ थे उसकी जो रिपोर्ट आई हैं, उसके बाद का नतीजा सर आपको क्या लगता है कि अवामी एतबार बढ़ेगा या जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी? देखिए जी, जो उनके अपने इक्तिसादी सर्वे गवर्नमेंट के अपने जो अदाद शुमार हैं, ये तो बड़े, मैं समझता हूँ कि बड़े अलार्मिंग हैं। और इसमें स्पेशली जो एग्रो बेस कंट्री है हमारा, जिसकी रीढ़ की हड्डी है हमारी ज़राअत और ज़राअत से मुंसलिक इंडस्ट्री, तो ज़राअत आप 14% क्रॉप्स में डिक्लाइन आपका बता रहे हैं खुद भी कि लोगों का जो सब्जियों का, जो लोगों की छोटी छोटी आमदनियां होती हैं ज़राअत में, उनका जो हाल हुआ है और हो रहा है। पीपल पार्टी अब यकीनन चेयरमैन साहब वापस आते हैं तो वो सीसी की मीटिंग में बुलाएंगे और पार्टी के लोगों को बुलाकर पार्लिमानी पार्टी को भी बुलाएंगे और उसके ऊपर फिर बजट की डिस्कशन डिबेट होगी। उसके बाद ही हम कोई दायमल मुतफिका तौर पे पार्टी देगी। लेकिन पार्टी को बिल्कुल ये बड़ी तशवीश है इसके ऊपर, तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों पे, एग्रीकल्चर ज़राअत के ऊपर, ज़राअत से मुंसलिक लोगों के और
ये बड़े बहुत ज़्यादा तशवीश है उस चीज़ के ऊपर, और हम अपनी तशवीश इससे पहले भी अपने गवर्नमेंट के सामने रखी है और मजीद हम रखेंगे। और इसका फैसला जो पार्टी करेगी, आप आने वाले दिनों में जब बजट पेश होगा उसी दौरान हमारी जो मीटिंग होगी पार्लियामानी पार्टी की और पार्टी की सीसी की, उसके बाद ही कोई फैसला हम कर सकेंगे। बतौर नदीम अफजल चंद, मैं पार्टी नहीं कह रहा, बतौर नदीम अफजल चंद जो अवाम में जाता है, अवाम में बैठता है, जिसको अवामी शख्सियत कहा जाता है, आप आज की वज़ीर ख़जाना की इस ब्रीफिंग के बाद और इशारातन जिसमें कह भी दिया गया कि ये दारों की नजकारी भी हो जानी है, सारा कुछ तनख्वाहदार तबके के हवाले से भी, ज़रात के हवाले, सारा कुछ आपके सामने आ गया, आप इसको क्या समझते हैं? देखिए राना साहब, जहाँ तक तल्लक है मेरी ज़ात का, मैं इलाके में अभी भी मैं अपने इलाके में, और आज सारा दिन मैं लोगों में, और ये ईद कुर्बान जो गुजरी है 30% कम अज़ कम लोगों ने कुर्बानियाँ कम दी हैं और अपने मुआशी मसाइल की वजह से। और यकीन जानिए ऐसे ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो पहले गोश्त बांटते होते थे, इस दफ़ा चुपके से किसी मोअज़्ज़ज़ को या किसी घराने को फ़ोन करके कह रहे थे कि हमारे घर भी 2 किलो गोश्त दे भेजिएगा, क्योंकि बच्चों को ये ना हो कि हमारे घर में आज गोश्त नहीं पका, वो लाइन में खड़े होकर कहीं मांग नहीं सकते थे। यकीन जानिए ये देहातों में, मैं शहर की बात नहीं कर रहा, ये मैं देहातों में जहाँ पे आप समझते हैं कि कोई खाने पीने के कम से कम मसाइल नहीं होते, लेकिन इस वक्त लोग बड़े मुश्किल में हैं देहातों में, स्पेशली तनख्वाहदार तबका, स्पेशली छोटा काश्तकार, और यकीनन छोटा दुकानदार, रेडी वाला, या जिसकी दुकान का हुजम बहुत छोटा है। बड़े लोग जो स्टॉकी होते हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके अपने मसाइल हैं और वो भी इस दफा रो रहे हैं कि हमारी सेल कम हुई है। पिछले अभी मैं गारमेंट्स की दुकान पे गया तो मैंने कहा पिछले साल, कहता जी पहले अगर 2 लाख की सेल होती थी तो इस दफा 50,000 की सेल हुई है। और सब्जियां, आप आज आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि भिंडी तोरी का वो कह रहा है 50 रुपए मन, 50 रुपए मन। टमाटर लोगों ने अपने जानवरों को डाले हैं, प्याज अपने जानवरों को लोगों ने डाले हैं, गोभी इस दफा जानवरों को डाली है क्योंकि वो बाजारों में बिकती नहीं थी, फिर लोगों ने कहा चारे के तौर पे जी अपने जानवरों को ही डाल दें। तो ये हालात हैं, ग्राउंड रियलिटी है, जो हकीकत है, जो पाकिस्तान, हमारे पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ये तो चलो ठीक है, लेकिन जो अशराफिया है या जो पिछड़ी तबका है, वो जब अपनी प्राइवेट लगी थी गवर्नमेंट के फंड्स के जरिए जो उनकी एक आसाइशी जिंदगी है, खा वो गोल्फ कोर्स हो, खा वो क्लब्स बनाए जा रहे हो, खा वो नए दफातर बनाए जा रहे हो, नई गाड़ियां खरीदी जा रही हो, या प्रिविलेज पर्क्स में इजाफा किया जा रहा हो, या उनकी पेंशन जिसकी 10 लाख से ऊपर है उसकी मजीद बढ़ाई जा रही हो, मैं समझता हूँ ये अवाम के जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है, उनके जख्म कुरेदने के बराबर है। और ये इस पे हुकूमत को ध्यान देना चाहिए और हमें उम्मीद है हुकूमत आने वाले बजट में जरूर ध्यान देगी और हम अपनी पार्टी, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि अवाम के मसाइल को सामने रख कर बजट बनाया जाए। अच्छा चलें, ये बता दीजिएगा, आपकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुन ली होगी ना, उस पर उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह है कि तनख्वाहों में 50% इजाफा और सरकारी मुलाजमीन पर टैक्स ख़त्म करना चाहिए। बाकी ज़राअत के हवाले से भी उन्होंने बातें की हैं, बाकी हवाले से भी की हैं। आपको यकीन है कि गवर्नमेंट ये कर देगी? अगर आपका ये यकीन बेयकीनी में बदल गया तो फिर भी क्या आप जमहूरियत को बचाते बचाते अवाम को कुर्बान कर देंगे? देखिए, मुझे यकीन बिल्कुल नहीं है, मुझे जो साबका ट्रैक रिकॉर्ड है मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। किसने कहा है कि मुझे यकीन है? मेरी तो ख्वाहिश है, यकीन नहीं है। यकीन और ख्वाहिश में फ़र्क होता है। अच्छा चंद साहब, अगर ख्वाहिशात की बात करें तो सर ख्वाहिशात तो जब हुकूमत बन रही थी तब भी बहुत सारी थी, ख्वाहिशात तो उसके 4 माह बाद भी रही। हमारा तो एग्रीमेंट भी ये था कि लोकल बॉडीज इलेक्शन कराएंगे, आप आवाम को इख्तियारात देंगे, नीचे मुंतकिल करेंगे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पे अमल होगा, नेशनल फाइनेंस के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस पे अमल होगा। ये नहीं होगा कि लाहौर के अंदर 200 अरब के ठेके लग जाएं और एक छोटे जिले को कुछ भी ना मिले या आम आवाम को कुछ भी ना मिले।
ये नहीं होगा। हमारा यही इनसे एग्रीमेंट था और हम उसी हवाले से हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटीज की मीटिंग है, हम बार बार उनको बता रहे हैं और ये बजट जो है, इस बजट में भी हम बताएंगे। लेकिन जहां मुश्किल है, असल में इनको जो सहूलत मिल जाती है, जो कभी जंग की वजह से, कभी इंटरनेशनल बॉर्डर की वजह से, कभी कोई ऐसा इशू आ जाता है, दहशतगर्दी का कोई ऐसा इशू आ जाता है, कोई ऐसा वाकया हो जाता है जिससे हम कहते हैं चलो इस वक्त हम हुकूमत को ब्लैकमेल ना करें ताकि रियासत कमजोर ना हो, मुल्क कमजोर ना हो। तो ये हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर बड़ी ही डिबेट हो रही है इस टॉपिक्स के ऊपर, और जिस तरह तशवीश अवाम के अंदर है, यकीन जानिए इससे कहीं बढ़ के हमारी पार्टी के अंदर है और हम इसका इजहार बारहा कर चुके हैं। लेकिन चंद साहब बसद एहतराम सर, इजहार आप समझते हैं कि तसल्ली और तशफ़ी के लिए काफ़ी है या उसका आउटकम सही निकल सकता है? बजट तो फिर भी मंजूर होगा बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद। देखें एक इस मुल्क में जो बदकिस्मती से जो सूरत हाल है, एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो अपनी गेम खेलते खेलते जिसने पार्लियामान को या जमहूरी कुव्वतों को कमजोर कर दिया है। अब मैं समझता हूं कि अगर वो मेच्योरिटी का मुजाहरा करते दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो हुकूमत में शामिल नहीं है, कम अज कम उनसे डायलॉग करते, कोई उनसे बातचीत करते, अवाम के इश्यूज के ऊपर बात करते, बजट के ऊपर करते, कोई ऐसी इश्यूज के ऊपर बात करते ताकि हुकूमत के ऊपर भी कोई प्रेशर पड़ता, हुकूमत को भी कोई समझ आती कि अवाम पब्लिक के नुमाइंदे या पार्लियामान में मेजॉरिटी ऐसे इश्यूज के ऊपर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि अवाम को फायदा होता। लेकिन वो एक बाय डिजाइन उन्होंने अपने छोटे छोटे इश्यूज को लेके, मुलाकातों से लेके एक एक केस को पकड़ के पार्लियामान के जो फैसले हैं वो ऐसे करते हैं जिससे हुकूमत को फायदा होता है और वो हुकूमत को उल्टा नुकसान या टफ टाइम देने के, जो बजाय अपोजिशन में है उनके कभी बाइकाट, कभी लड़ाइयाँ, कभी छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जो एक अलायंस बनता था या पॉलिटिकल एक सोच डेवलप हो सकती थी पार्लियामान के अंदर, उसको नुकसान होता है। इसी वजह से अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री। अगर पीपल्स पार्टी कहते हैं कि जनाब आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम आपका साथ देंगे, सबसे बड़ा थ्रेट या सबसे ज़्यादा मजबूती, अपोजिशन से बड़ी मजबूती भी पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी बात पे इनकार करना है, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि हिम्मत रहे। राना साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। पीपल्स पार्टी ऑफ द रिकॉर्ड तो भी मजबूर हो। एक तरफ हमारा लीडर जो है, नौजवान लीडर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो मूजी की इंतहा पसंदाना सोच को जवाब देने के लिए दुनिया में फिर रहा है और हम अपने मुल्क के लिए देखें, एक गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हुए, मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए इस वक्त वो दुनिया में अपनी एक लॉबी कर रहे हैं, एक पैगाम, अमन का पैगाम दे रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम दहशतगर्दी के सहूलतकार नहीं, दहशतगर्दी का शिकार मुल्क हैं और ये बावर कराने में वो दुनिया में इंशाल्लाह कामयाब लौटेंगे। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि आप जो मुल्क के अंदर की जो सूरत हाल है, जो मुआशी दहशतगर्दी हो रही है अवाम के साथ, उस पर भी हम यकीनन बात करेंगे और अवाम के लिए हम जरूर बात करेंगे। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी अवाम के लिए बोले ना, या पीपल्स पार्टी अवाम को समझती नहीं है। यकीन जानिए, हम आम आदमी की हांडी से लेकर और आपके हवाई जहाज के सफर तक या एक्सपोर्ट तक, या आपके कॉटन एक्सपोर्ट हो, आपके सिट्रस एक्सपोर्ट हो, आपका मीट एक्सपोर्ट हो, आपका राइस एक्सपोर्ट हो, जो दुनिया में आप चीजें भेज रहे हैं, सब पे हमें तशवीश है कि हमें क्यों आ रही है, इनके मसाइल में इजाफा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजों पे हम जरूर बोलेंगे। और चंद साहब, फिर आप में और हम में फर्क क्या है? हम भी नजर रखते हैं सब चीजों पे, हम भी वो जो लूप होल्स हैं वो उजागर करते हैं। फर्क है। आपका काम है निशानदेही करना, आपका काम है अवाम तक खबर पहुंचाना। हमारा काम है उसके लिए, बेहतरी के लिए पार्लियामान के अंदर काम करना और पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होना जो अवाम की बेहतरी के लिए पॉलिसी हो।
और इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन हम ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते हुकूमत को, क्योंकि इस वक्त मुल्क की हालात ऐसे हैं। हम और ऐसी चीज भी हम नहीं कर सकते जिससे मुल्क का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो और हमारी दुश्मन कुव्वतों को, मुल्क दुश्मन कुव्वतों को कोई खुदा न खास्ता फायदा हो। ऐसा भी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इश्यूज के ऊपर जरूर बोलेंगे और बात भी करेंगे, और फैसला कौन बात होगी ये आपसे मैं वादा करता हूँ कि बजट में आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी का इनपुट इसमें शामिल होगा। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी की मर्जी के मुताबिक बजट नहीं होता और वो तमाम चीज़ें जो पीपल्स पार्टी चाहती है उनमें से कुछ भी पूरा नहीं होता, पीपल्स पार्टी वोट करेगी? देखिए, हमने एक कुर्बानी तो ये दी हुई है कि हम हुकूमत के बेंचेस पे बैठे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बने। हमारा भी दिल करता है कि वजारतें लें, हमारा भी दिल करता है हम डिसीजन मेकिंग में शामिल हो, और हुकूमत की ख्वाहिश भी है, लेकिन हम नहीं हो रहे। ये समझे कि हमारा एक बड़ा सख्त फैसला है। अगर हम मुतमईन होते तो हम हुकूमत के अंदर बैठते, हम वजारतें इंजॉय करते। हम वजारतों से पीछे हटे हुए हैं इसी वजह से कि हम इनकी पॉलिसी से मुतमईन नहीं है। अगर पॉलिसी से हम 100% मुतमईन होते तो यकीनन हम हुकूमत के अंदर बैठे होते। पॉलिसी से अगर मुतमईन होते तो 100% हुकूमत के अंदर बैठे होते। पॉलिसी से मुतमईन ना होना ही हुकूमत से बाहर होने की वजह है। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। नाज़रीन, इक्तिसादी सर्वे और बजट के खदोखाल के हवाले से बात कर रही है। जिस तरीके से पहले बात हो रही थी कि हुकूमत के अपने बयान करदा जो एदाद शुमार हैं उसके ऊपर भी काफ़ी तशवीश पाई जाती है बहुत सारे एक्सपर्ट्स को। तो क्या थे हुकूमत के गोल्स और क्या होने चाहिए आगे? कौन कौन से सेक्टर के ऊपर तवज्जो देनी है? टेक्सटाइल का सेक्टर देख लें, ज़राअत का देख लें, और अगर हम अपना बिल्डर्स का अगर देख लें तो वो जितने परेशान बैठे हैं, या आईटी का सेक्टर देख लें तो किस तरफ को तवज्जो देना है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर सलमान शाह साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अगर देखें तो आज की जो रिपोर्ट थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका आपने लुब्बे लुबाब क्या निकाला है? यानी ज़राअत की अगर बात करें तो बड़ी जो हमारी फसलें हैं वो उसमें कमी वाक़ई हुई है, मवेशी कहते हैं ज़्यादा बढ़ गए हैं। टेक्सटाइल के सेक्टर की अगर बात करें तो वहाँ पे भी एदाद-ओ-शुमार मीट नहीं हो पा रहे। तो जिस सेक्टर की उन्होंने बात की, जो गोल्स थे वो तो अचीव नहीं हुए, लेकिन जिसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती थी या जिससे सरफे नज़र किया जाता था उसके अंदर बढ़ाव देखने में आया है। तो कितनी कामयाबी है ये हुकूमत की या कितनी नाकामी? लेकिन सबसे पहली बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ही कह दिया है कि जी ये सारे जो नंबर्स हैं ये हुकूमत के नंबर्स हैं और उनको वो सपोर्ट करेंगे और उनको वो सेकंड गेस नहीं करेंगे। सो एक तो उन्होंने ये हुकूमत के इदारे, स्टेटिस्टिक्स के इदारों पे ये सारा कुछ डाल दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान एक इतना बड़ा मुल्क है, आपको पता है कि 5वां सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से मुल्क है। पाकिस्तान में नौजवान जो हैं वो तकरीबन 70% 30 साल से कम उम्र के हैं। हर साल तकरीबन 30 लाख नौजवान उस एज ग्रुप में आते हैं जिसमें उनको रोज़गार की तलाश होती है। और जो अदाद शुमार आए हैं उसमें हमने देखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी टारगेट थी उससे भी कम हुई है। और जैसे आपने कहा कि हर चीज़ में गिरावट है एक्सेप्ट मवेशियों की 4% इजाफा हो गया है। तो ये सारे नंबर्स जो भी हैं ये इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो जमूद उस पे तारी है और वो रोज़गार नहीं बना रहे। आपको इकोनॉमिक ग्रोथ 7-8% चाहिए कि आपकी रोज़गार नौजवानों के लिए बने। लेकिन हम तो पिछले 3-4 साल हो गए हैं इसी जमूद में फंसे हुए हैं। और अगर आप देखें कि पिछले 4 बजट्स, पहले मिफ्ता साहब का, फिर उसके बाद दार साहब का, फिर उसके बाद औरंगजेब साहब का, और ये उनका दूसरा बजट है, तो पाकिस्तान में बेहतरी तो नहीं आ रही। IMF ने आपकी इकॉनमी का गला दबाया हुआ है, उसकी वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हल हो गया है। थोड़ा बहुत करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो सरप्लस में आ गया है और फिस्कल डेफिसिट भी कुछ आपने कम किया है और प्राइमरी सरप्लस बनाया है।
लेकिन उसकी कीमत तो अवाम ने दी है ना, गरीब आदमी ने दी है, जिसको कोई नौकरी नहीं मिल रही, जिसकी आमदन जो है वो आधी भी हो आधी से ज्यादा उसकी कंजम्पशन पावर खत्म हो गई है, परचेसिंग पावर खत्म हो गई है। तो इस किस्म की स्टेबिलिटी को क्या करना है पाकिस्तान? अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कितनी सरमायाकारी आप देख रहे हैं अब तक आ गई है, या आने वाले दिनों में क्या इम्कानात है? क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, रोज़गार बढ़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा तो इशू ही सरमायाकारी है, और इस वक्त पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जिसे हम कहते हैं, वो पाकिस्तान की सबसे नीची लेवल पे आ चुकी है। पिछले 75 साल में इतनी कम नहीं हुई जितनी अब कम है। और हुकूमत की अगर आप इन्वेस्टमेंट निकाल दें, तो प्राइवेट सेक्टर तो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा। प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो कर्जे भी नहीं ले रहा। सो जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे कैसे चलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान में जो हमने निज़ाम बनाया हुआ है वो अब फेल हो चुका है। ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक निज़ाम आगे डिलीवर नहीं कर सकता। आपको बहुत मेजर चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। लेकिन हुकूमत की जो लैंग्वेज है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो चेंजेस नहीं है जिसकी ज़रूरत है। वो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हुकूमत बात कर रही है वो पोचापाची है, कि वो आप इधर उधर से थोड़ा बहुत टिंकर करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसी बात डॉक्टर नहीं है, साहब, अब ठीक जो नहीं हो सकता। निजकारी के हवाले से प्लान है, जो बात की जा रही है कि राइट साइजिंग की जाएगी मुख्तलिफ वजारतों की, क्या ये बेहतर नताइज निकाल पाएगी? और दूसरा, जब आपने मकामी बैंक से पैसा लेना है, तो अभी का जो अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें, तो क्या उसके नताइज बेहतर निकल पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि राइट साइजिंग का ये मतलब नहीं है जो ये हुकूमत ले रही हम्म। है। राइट साइजिंग का मतलब है कि हुकूमत के साइज को कम करें। उसका मतलब ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट में 40 से 50 डिविजन्स बनी हुई हैं जिसपे मिनिस्टर्स बैठे हैं, 18वीं तरमीम के बाद आपको सिर्फ 15 से 20 डिविजन्स चाहिए और 15 से 20 मिनिस्टर्स चाहिए। बाकी सारे सुपरफ्लुअस हैं। वो तो काम जो वो करते हैं वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है 18वीं तरमीम। सो सबसे पहली बात तो राइट साइजिंग की ये है कि आप मिनिस्ट्रीज को बंद करें, 20 के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो आपका सरप्लस बनती है वर्कफोर्स, उसको सरप्लस पूल में डालें और अदारे बंद करें। और उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको 500-600 अरब 1000 अरब का खर्चा कम होगा। दूसरा ये है कि आपको बहुत सी चीज़ें डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है, तो वो भी होंगी। हम्म। तो डीरेगुलेशन तो ये हुकूमत कोई कर ही नहीं रही, बल्कि वो ब्यूरोक्रेसी का रोल और ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। एफबीआर हो, पावर सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, हर चीज़ में तो हुकूमत घुसी हुई है। और हुकूमत का मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी है। और ब्यूरोक्रेसी जो काम कर रही है, हमने देखा है कि अरबों रुपए पाकिस्तान के ज़ाया हो रहे हैं। सो आई थिंक कि ये अब वक्त आ गया है कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। और फाइनेंस मिनिस्टर जब राइट साइजिंग की बात करते हैं तो फिर 18वीं तरमीम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें, डिविजन्स को बंद करें, अपने जो पावर सेक्टर है उसको competitive पावर सेक्टर बनाएं, उससे हुकूमत का रोल ख़त्म करें। डॉक्टर साहब, आपने अभी बिजली की बात की है, तवानाई के शोबे में उन्होंने कहा जी इतनी बचत हो गई। मुझे बताएं, बचत का ज़रिया क्या है? बिजली बचत किस तरह होगी कोई ना? बचत नहीं है। बचत कैसे हो सकती है जब आपके लॉसेस, लाइन लॉसेस जो है आसमान पे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस उसी तरह चल रहे हैं। कोई आपने कंपटीशन का मादा पैदा नहीं किया, व्हीलिंग तक तो आप करने नहीं देते।
तो आपने जो पावर सेक्टर में जिन लोगों ने सोलर पावर लगाई है उनको भी आप बंद कराना चाहते हैं। और मज़ेदारी की बात है कि आईएमएफ से एक हमने क्लाइमेट चेंज का कर्जा लिया $1.5 बिलियन का, जिसके तहत हमने ग्रीन एनर्जी करनी है। तो एक तरफ हम सोलर को बंद करना चाहते हैं, दूसरी तरफ एक कर्जा ले लिया जिससे सोलर को बढ़ाना पड़ेगा। सो आई थिंक कि ये सीरियस बात कोई नहीं कर रहा। और अगर पिछले 4 बजट्स जो हैं उसी तरह का ये बजट होगा, सीरियस रिफॉर्म नहीं होगी। ठीक। हमें रिफॉर्म बिल्कुल चाहिए, हमें डीरेगुलेशन चाहिए, जिसका मतलब है कि आप प्राइवेट सेक्टर को सामने लाएं, ब्यूरोक्रेट को निकालें इकोनॉमी में से। हमें प्राइवेटाइजेशन चाहिए, जिसका मतलब है कि हुकूमत ये बिजनेसेस चलाने से अरबों डॉलर्स का नुकसान कर चुकी है। हुकूमत जो अरबों डॉलर्स का नुकसान कर चुकी है, उसमें प्राइवेटाइजेशन को अगर शामिल कर लिया जाता है तो प्राइवेट तबके को ला के, बिजनेसमैन को ला के उसको बेहतर नताइज निकाले जा सकते हैं। संजीदा इस्लाहात की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के 3 दिन, और अगर देखा जाए तो गुज़श्ता सालों की निस्बत या आम मामूलात की निस्बत किस हद तक सफाई के इंतज़ाम रहे, क्योंकि इस मौके के ऊपर हम बेशुमार जगहों के ऊपर, बेशुमार मौक़ों के ऊपर ये देखते हैं कि जब ईद कुर्बान जो है उसके दिन बीत रहे हों और वो आलाइशें सड़कों के ऊपर पड़ी हों और उससे उठने वाला जो ताफ़ुन है वो आपको हफ़ज़दा माहौल से तशबीह दे रहा हो, तो किस तरीके से वो फिर लोग जो हैं वो इसी की बुनियाद के ऊपर अस्पतालों तक पहुँचते हैं। इसी ताफ़ुन की वजह से बेशुमार बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो अब की बार क्या तब्दीली देखने में आई थी, इस पर बात करते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं, पंजाब किस हद तक साफ़ सुथरा रहा? देखें, पहले तो मैं बात करूँगा ना, आज मैंने वो पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा वहाब साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा जी पंजाब ने इतने पैसे लगा दिए। फिर भाई सिंध को मना किया था किसी ने? कराची को मना किया था किसी ने? या आपके पास पैसे नहीं थे, या आप पैसे नहीं लगा सकते थे? जहाँ पर गवर्नमेंट गलत करती है मैं डट के बात करता हूँ। ये सफाई के मामले पर, साफ़ सुथरा पंजाब के मामले पर मैं समझता हूँ कि मरियम वाजी ले गई। या सर, मैंने ईद, टरू और आज मरू 3 दिन मैंने ख़ास कर उन इलाकों में गया जहाँ पर कभी सफाई का इंतज़ाम होता ही नहीं था। मतलब बम्बे जुगियाँ, जल्लो, मैं आपको ये लाहौर के, उसके बाद आप आज फ़रोज़ वाला शादरा से आगे शेखपुरा भी में इनके पास था, वहाँ पे ननकाना कसूर के एरिए में। अच्छा, मैं ढूंढता रहा और मैंने कहा अपने मोबाइल से फुटेज बनाता हूँ और मैं उससे फिर फुटेज चलाएंगे उसको। मैं हल्फन कहता हूँ किसी एक जगह भी मुझे कोई ऐसी चीज़ नजर। चलें, इसके पीछे जो दिमाग कार फरमा रहे हैं उन्हीं से बात करते हैं। इसी बीच में हमें ज्वाइन कर चुके हैं बाबर साहब दीन, CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी। बहुत शुक्रिया बाबर साहब दीन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। बाबर साहब, अगर देखा जाए तो आप लोगों ने दिन रात काम किया, नताइज किस हद तक हौसला अफजा रहे और कितनी खपत के बाद रहे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में दावत दी है। मैं ये बताना चाहूँगा कि CM साहिबा का जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, इसके विजन के तहत ईद पे एक बहुत ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो 72 आवर्स जारी रहा और सारी टीम ने बड़ी मेहनत से इसके ऊपर काम किया। और इसका एंड रिजल्ट ये था कि हमें पब्लिक से, सिविल सोसाइटी से बड़ी मैसिव एप्रिसिएशन मिली। पूरा दिन हम लोग भी फिरते रहे, हुकूमती और बहुत सारे और लोग भी फील्ड के अंदर मुतहरिक थे। हमें किसी जगह के ऊपर अलाइश नजर नहीं आई। सिस्टम बड़ा अच्छा डिवाइस किया गया था। डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही थी, ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही थी, कितनी अलाइशें किस एरिया से आ रहे हैं, इस पूरे को हम लाइव मॉनिटर कर रहे थे। सेफ सिटी अथॉरिटीज के साथ लाइजॉन था। तो बड़ी एक जॉइंट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट थी, जिसकी वजह से आज ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और हमें पूरे लाहौर में, लाहौर डिवीजन में, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर ये जो हमेशा एक चैलेंज बनता था अलाइशों की कलेक्शन का, इससे हम बड़े सुरखरू हुए हैं इसमें। और सब इसमें कोई शक नहीं। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि ये मरियम साहिबा का वाकई ये वाला जो इवेंट था ये कामयाब रहा, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। और जिस तरह उन्होंने ग़ालिबन 10,000 रुपये या फिर मुलाजिम इनाम का ऐलान भी किया है, और
लॉ डिवीज़न क्या, पूरा पंजाब साफ़ सुथरा रहा। जो ठीक काम होगा हम उसकी तारीफ़ करेंगे। और आप इस दफ़ा फिर नंबर ले गए हैं और आपके भी इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये तो बताएं कि इस साल कुर्बानी पिछले साल की कुर्बानी से कम थी, ज़्यादा थी? जी, अभी जो हमारी टनेज के लिहाज से अगर हम एस्टिमेट करें तो लास्ट ईयर से थोड़ी सी कुर्बानी जो है वो ज्यादा हुई है। ऑल्दो मौसम भी गर्म था, लेकिन कुर्बानी का नंबर जो है वो चंद परसेंटेज जो है वो लास्ट ईयर से ज्यादा था। जहां तक बात है कि LWMC या कोई हमने नंबर लिए हैं, मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक ये सुथरा पंजाब की सक्सेस है, ये इस प्रोग्राम की सक्सेस है। एक बहुत बड़ा स्ट्रेस टेस्ट था सिस्टम के ऊपर, जो कि लाहौर में भी और बाकी तमाम अजला में भी बड़ी आई थिंक बड़ी मेहनत से सिस्टम ने इसको पास किया। कितनी, मैं फिर वो तादाद क्या थी आपके पास? और बिलखुसूस ये भी बताइएगा कि आप ये लाहौर के अदादुशुमार बता रहे हैं, ये कुली तौर पे पंजाब के अदादुशुमार बता रहे हैं? मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। लाहौर शहर के अंदर जो 3 दिनों के अंदर कलेक्शन हुई है लाइशों की, वो 55,000 टन थी, और लाहौर डिवीजन के अंदर ये कलेक्शन का नंबर 88,000 टन था। पूरे पंजाब में ये 2 लाख टन से ज्यादा है। पूरे पंजाब का नंबर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो 2 लाख से ज्यादा टन जो हैं वो कलेक्ट किए गए हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 7-8 लाख जानवरों की कुर्बानी है, जिसकी बेसिस के ऊपर ये बनता है लाहौर शहर की हद तक। और पिछले साल क्या थी? पिछले साल जो टनेज थी वो हमारी 53,000 टन थी जी लाहौर की, तो स्लाइट इंक्रीज है टनेज के अंदर। अच्छा बाबर साहब, मेयर कराची कहते हैं कि अरबों रुपया लगा दिया गया इस पूरे अमल में। जी, मैं जो ओवरऑल मैं थोड़ा सा आई थिंक सिस्टम भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। बड़ी ईद के लिए, ईद उल अजहा के लिए कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई बजट मुख्तस किया गया है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ 4-4 साल के हैं, जिसमें डेली बेसिस के ऊपर उन्होंने वेस्ट कलेक्शन करनी है, और जो भी ईद के ऊपर एक्सपेंस आया है वो कॉन्ट्रैक्टर ने ही करना है। वो कॉन्ट्रैक्टर को जो उसने जो बिल दी हुई है, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट विन किया हुआ है, उसी की प्राइस के अंदर ये एडजस्टेड है। लाहौर शहर चूंकि LWMC खुद करती है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स की आउटसोर्सिंग नहीं है, तो इसके अंदर हम एडिशनल HR और एडिशनल मशीनरी बिल्कुल ऐड करते हैं, लेकिन वो जो नंबर्स ये बता रहे हैं उस तरह नहीं है। एक छोटी सी अमाउंट है जो हर साल खर्च होती है, वो एक कॉन्स्टेंट ही है जो हर साल। अच्छा, ये आज ईद खत्म हो गई, अब ये सफाई का सिलसिला इस तरह जारी रहेगा ना? जी बिल्कुल, ये जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, इसके कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो पिछले चंद माह से फील्ड में मुतहरिक हो चुके हैं। दिन ब दिन इस प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। ये समझने की जरूरत है कि ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को, ये मतलब ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि एक सड़क बननी है वो कंप्लीट हो गई। इट्स अ होल प्रोसेस सर्विस डिलीवरी का, जिसमें हमें दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट भी नजर आ रही है, लोगों का ताउन भी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि दिन ब दिन इसके अंदर बेहतरी के इम्कानात ही जो हैं वो रोशन होते रहे। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, दिन साहब, इस सवाल देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।